सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। हेलो, नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए खास आपके लिए शो लेकर आए हैं। कितने लोगों को जैसा कि आप जानते हो एसएससी सीजीएल 2017 का फॉर्म निकल चुका है, अभी भी बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, लेकिन फॉर्म फिलिंग पैटर्न बहुत सारी जगह चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या चेंज है या फिर कहाँ पे क्या फॉर्म में फिल करना है। तो यही डाउट को क्लियर करने के लिए, यही डाउट को हम लोग क्लियर करने के लिए आपके लिए ये शो लेकर आए हैं, दैट इज A to Z स्टेप एसएससी सीजीएल 2017 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। किस तरीके से फॉर्म भरा जा सके, कहाँ पे क्या चेंजेस है, कहाँ पे क्या डाउट है, आज हम सब वो चीज़ इस सेशन में जानेंगे अपने मैथ्स गुरु से। तो चलिए जानते हैं मैथ्स गुरु से कि क्या क्या चेंजेस है जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे जैसा कि हम जानते हैं कुछ पोस्ट प्रेफरेंस में भी चेंजेस आए हैं, तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए, जितने नए स्टूडेंट्स हैं, नए बोल सकते हो आप नए एस्पिरेंट्स हैं, जितने ग्रेजुएशन करके इस बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है। बहुत लोगों ने हमसे कहा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जा सके, तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सेशन लाया है। और ख़ास करके मैथ्स गुरु ने इस पर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा होमवर्क किया है। तो ये सब चीज़ हम लोग आपके लिए आज लेकर आए हैं और आपके सामने, ताकि आप लोगों को जितने भी दिन बचे हैं इजीली आप लोग फॉर्म फिल कर पाओ। यस, तो जानते हैं मैथ्स गुरु से कि क्या क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम लोग चेंजेस जो है उसको कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। अगर हम बात करें तो सीजीएल 2017 आ गया है, 10 दिन निकल गए हैं, आपके पास फॉर्म फिलने करने में बहुत सारी दिक्कत आ रही है। जैसा मैम ने कहा कि बहुत सारी दिक्कत बच्चे फेस कर रहे हैं, और स्पेशली वो बच्चे जो अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं एसएससी सीजीएल को लेकर, यानी पहली बार या दूसरी बार भर रहे हैं। तो बात करें यहाँ पर कि अगर एसएससी, आप पहले तो जानते हैं साइट क्या है, ssc.online, ssconline.nic.in पे जाएंगे तो आप जैसे ही सीजीएल का फॉर्म खोलेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, एक इस तरीके का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। देखिए यहाँ पे एक आएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अब क्या हो रहा है, कई लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन में जब वो डेटा फिल करते हैं तो उनका डेटा दिखाता है क्या कि आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब बच्चों का डाउट यहाँ पे आता है मैम कि जब हम ऑलरेडी फिल किए नहीं है तो यहाँ पे ये मैसेज क्यों आ रहा है। तो देखिए इस बार एसएससी ने क्या किया है कि आपने अगर इस साल में कोई भी, इस सत्र में कोई भी अगर एसएससी का फॉर्म भरा है तो उसने आपका डिटेल्स जो है वो अपने बैकअप में रख ली है। अब आपको क्या है, जब भी आप डिटेल्स बैकअप में है तो आपका कोई भी फॉर्म आ रहा है तो उन्हें पता है कि ये फॉर्म आपका है, तो आपकी बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी नहीं पड़ती है। तो अभी हम फिलहाल मान लेते हैं कि आप क्या है, नए कैंडिडेट्स हैं, इस बार आपने अभी तक एसएससी में कोई फॉर्म नहीं भरा है। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, आप न्यू रजिस्टर के लिए क्लिक करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये फॉर्म खुलकर आ जाता है। ये जितने भी नए लोग हो, जितने भी पहली बार फॉर्म भर रहे हो, स्पेशली आप लोग ध्यान से देखिए, बिकॉज ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत लोग नहीं जानते किस तरीके से फॉर्म फिलअप करें, तो ये जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, नए न्यू कमर हैं आई मीन सीजीएल के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसे ध्यान से देखिएगा किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है जी। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पे आपने भरा, आपको अपना नाम भरना है, आपने XYZ भर दिया। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो सकती है, कई बार वेरीफाई नेम में आपने स्मॉल XYZ भर दिया, ऊपर नाम कैपिटल में भरा, नीचे XYZ में भरा, तो आपकी दिक्कत आ रही है बच्चों को। यहाँ पे जिस फॉर्मेट में आपने, यानी अगर ऊपर कैपिटल लिख रहे हैं तो नीचे भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, ऊपर अगर स्मॉल में लिख रहे हैं तो नीचे भी स्मॉल में लिखना पड़ेगा। जब आपके कैप्स ऑफ ऑन का दिक्कत आ रही है तो भी बच्चों का फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है, यहीं पे वो दिक्कत शुरू हो जा रही है। दूसरी दिक्कत क्या आती है आपको, आपने जब ये पूरी डिटेल भर दी, एग्जैक्टली आपने पूरी डिटेल भरी और एंटर किया, तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है कि बच्चे के पास अब इसके बाद जब आपका फॉर्मेट आगे बढ़ता है तो डिटेल्स पूरी नहीं, तो अपनी डिटेल्स और अपनी फोटोग्राफ और साइन की कॉपी जरूर अपने साथ रखें। फोटो और साइन की जो फोटो आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको अभी आगे बताएंगे जब वो चीज आएगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आपने ये डिटेल भर दी पूरी। अब डिटेल पूरी भरने के बाद आपने क्या किया, एंटर किया। अब जब आपने एंटर किया तो अब फर्दर आपकी डिटेल्स आ गई। अब फर्दर डिटेल्स क्या आ गई, आपका नाम,
और फादर्स नेम तो आपका ऑलरेडी सबमिट हो गया था पहले पार्ट पर। फिर क्या हुआ, आपको अपना मदर्स नेम भरना है, मदर्स नेम को क्या करना है, करेक्ट भरना है। फिर अपना हाई स्कूल का रोल नंबर भरना है, वो भी पीछे पूछा गया था, ठीक है, तो ये ऑलरेडी फिल्ड होगा। डेट ऑफ बर्थ भरनी है, ये इस बार फिर से यहाँ पे आएगी। आपका जेंडर ऑलरेडी पीछे सबमिट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको एक आइडेंटिकल मार्क भरना है। क्या भरना है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो ऑप्शनल है। देखिए अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क कैसे हो गया, जैसे आप कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं बॉडी पे, तो आप जैसे मेरे मान लीजिए आपके हाथ पे थंब पर एक लेफ्ट हैंड पर बर्थ साइन है, तो आपने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड बर्थ साइन। या आपके चेहरे पे स्कार है तो आपने लिखा ऑन हेड स्कार, स्कार मतलब चोट का निशान है। ऐसी चीजें जो कभी मिट नहीं सकती, ठीक है, वो आपके डाउट था मेरा यहाँ पे। मान लीजिए किसी के कोई भी स्कार्स कुछ भी ऐसे मोल वोल जैसा कोई भी यहाँ पे लाइक देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क नहीं है, तो हाँ। क्या ये फॉर्म अगर ये स्पेस हम फिल नहीं करते हैं तो क्या आगे प्रोसीड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक चीज लिखी हुई है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जिसको मार्क कर रखा है, ये है ऑप्शनल। ठीक है, मैं चाहूंगा एक बार ये स्क्रीन पे पूरा दिखा दिया जाए, फुल स्क्रीन कर दिया जाए। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये ऑप्शनल लिखा हुआ है, आप ना भरें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर आपके पास है तो उसे लिखने में कोई बुराई है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आपकी कैटेगरी आपको पता ही है कि कैटेगरी आपकी क्या है, उसको फिल कर दीजिए। आगे बात करें, फिर आपकी नेशनैलिटी आती है, वो भी आपको पता है। यहाँ पे कई लोग लिख रहे हैं रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब उन्हें ये नहीं पता रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में क्या वो आएंगे। कई ओबीसी कैंडिडेट समझते हैं कि वो रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में नहीं आते, तो ये रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैसे हो गई, जैसे जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन है, जैनीज हैं, ये लोग क्या है माइनॉरिटीज में आते हैं। उसमें भी कुछ चुनिंदा वर्ग आता है। अगर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है तब आप इसे यस करें, अन्यथा नो कर दें। इसके बाद आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आती है। अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है तो आप कौन सी डिसेबिलिटी में आते हैं। आपका यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर भी देना है। पहले ऐसा नहीं पूछा जाता था कि अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो सर्टिफिकेट नंबर दें। अब ये सर्टिफिकेट नंबर आपका कोई भी ऑथेंटिक सेंट्रल सीएमओ बनाएगा, मतलब किसी भी हॉस्पिटल का सीएमओ बनाएगा जो भी गवर्नमेंट होगा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए विद डेट, किस तारीख को वो डेट इशू आपको करी है। ठीक है, इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, आपकी फर्दर डिटेल्स आएंगी जो आप इजिली फिल कर सकते हैं। आप एंटर टेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट पर जाएंगे। फिर आपका आएगा क्या, यहां पे आपको करना है दो चीजें, आपको अपनी फोटोज अपलोड करनी है। अब जो आप फोटोज अपलोड करने यहां जाएंगे तो आपकी जो फोटो है इसका जो डायमेंशन है वो होना चाहिए 12 KB से 20 KB के बीच में, यानी इसकी जो लिमिट है वो 12 KB से 20 KB है। और यहां पे आप देखेंगे तो 1 KB से 12 KB आपकी लिमिट है साइन की। अगर आपकी इमेज इससे ज्यादा मेमोरी की है तो वो आपका इमेज नहीं लेगा और फेल हो जाएगा। तो कई लोगों की इस स्टेप पे भी दिक्कत आ रही है मैम कि क्या होता है, इमेज उनने बड़ी लगा दी। हाँ। अब इमेज बड़ी लगाने पे क्या हो रहा है, वो फॉर्म आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो आपकी फॉर्म की ये लिमिट होना जरूरी है और आप इसी को भर के आगे फिर आगे फर्दर करेंगे। जैसे ही आप ये चीज अपलोड करेंगे और इसे सबमिट करेंगे, आपका वापस होम पेज आ जाएगा। अब देखिए दिक्कत क्या है, होम पेज आने पर आपका अभी तक ना तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, ना ही आपको पासवर्ड मिला है, ना ही कोई डिटेल है आपके पास। अब क्या करें, तो अब देखिए जैसा हमने बताया था, कुछ लोगों ने जैसे अगर सत्र के स्टार्ट होने पे ही कोई एसएससी का फॉर्म भर दिया था, या फिर आपने अभी न्यू रजिस्ट्रेशन किया है, दोनों ही लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पे जाना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है इसके बाद, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड पे। अब दिक्कत क्या हो रही है, जैसे कई बच्चों के साथ भी यही हुआ, उनका वहां तक फॉर्म भर गया, अब सेकंड पार्ट के लिए उनके पास डिटेल ही नहीं है आगे बढ़ने की। अब वो दोबारा फॉर्म भरते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कहता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, और अगर नहीं पता आगे तो फिर दिक्कत। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड करना है। अब जैसे ही आप फॉरगेट रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड करेंगे, आपका इस तरीके का एक स्क्रीन आ जाएगा जहां पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम और फादर्स नेम भरना है और जो भी आपका टैक्स यहाँ पे दे रखा है वो भरना है। जैसे ही आप ये डिटेल्स फिल करके सबमिट करेंगे, आपका इस तरीके से एक स्क्रीन आएगी, जिस स्क्रीन पर यहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा, जिससे आपको फर्दर एंटर करना है।
ठीक है, यानी क्या हुआ, जो आपका पुराने कैंडिडेट्स थे उनका भी नेम, फादर नेम और डिटेल्स क्योंकि एसएससी के पास थी तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उन्हीं डिटेल से उनका जनरेट कर दिया। क्लियर बात है। अब जैसे ही आप इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास आईडी पासवर्ड आ गया, आप होम पे क्लिक करेंगे और दोबारा फिर आपके पास यही पेज आ जाएगा। तो आपको बार बार होम पेज पे यहाँ पे जाने का चांसेस आएंगे। जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे, अब क्या करना है, अभी तक अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई गलती नहीं हुई है, आप क्या करेंगे, यहाँ अप्लाई वाले में वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, एंटर टेक्स्ट करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपका क्या होगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। हाँ मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, यही पूछना चाह रहे थे, मुझे भी डाउट था कि ये क्या बीच में एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, वो आपने ऑलरेडी बता दिया। नहीं मैम, देखिए यहाँ पे एक और डाउट क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ये तभी तक काम करेगा जब आपने पहली बार वो फॉर्म सबमिट किया। यानी अगर पुराना रजिस्ट्रेशन में आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं अभी। अगर आपने आगे फॉर्म भरा और उसे फाइनल सबमिट कर दिया तो वो आपका प्रोविजनली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप एडिट करने जाएंगे तो वो एडिट नहीं होगा। अच्छा। तो सिर्फ आपका व्यू एप्लीकेशन आएगा और एडिट का ऑप्शन वहां पे वैलिड नहीं होगा। वहां पे दिखाया जाएगा प्रोविजनली सबमिट, कैन नॉट बी चेंजेस कैन नॉट बी मेड फर्दर, यानी उसके बाद चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ये भी आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन था। कई बच्चे इस चीज में भी दिक्कत कर रहे हैं कि उनसे कुछ फॉर्म में गलती हो गई। अब गलती होने के कारण वो क्या कह रहे हैं कि क्या अब चेंज हो पाएगा एक बार सबमिट करने के बाद, तो बिल्कुल नहीं। एक बार आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो चेंज नहीं होगा। अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो अगर आपका ऐसा केस आ जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो भी रीजन है उसके एसएससी के ऑफिस में आप मेल भेजिए या उनसे कॉल करके इंफॉर्मेशन पे बात करिए। अगर उनकी तरफ से कोई रिवर्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड। वैसे 90% मानिए कि रिवर्ट नहीं आएगा, जो एक बार सबमिट हो गया वो सबमिट ही है। 10% चांस है कि आपको कोई रिवर्ट आ जाए। अगर मेजर कोई इश्यू है, अब आप दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते, ये तो फिक्स है क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो लेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अपना डेट ऑफ बर्थ और क्या कहते हैं नेम, फादर्स नेम और हाई स्कूल का रोल नंबर चेंज नहीं कर सकते। उनकी आप सॉर्टिंग लिस्ट में आ जाएंगे। तो जो फॉर्म फिल हो गया है प्लीज उसी के साथ जाइए। बाद में आप एक काम कर सकते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन का टाइम आएगा तो आप वेरिफिकेशन के टाइम क्या कर लीजिए, एक एफिडेविट बनवा लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझसे क्या हुआ, मेरे एड्रेस में मैंने अपने फादर के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, या मान लीजिए मेरा पिन कोड गलत भर गया। मेरे शहर का पिन कोड था मान लीजिए 10001 और मेरे से गलती से 10011 हो गया, तो मेरे शहर का कोड बदल गया, या 20001 हो गया तो मेरे शहर का कोड बदल गया। अब पिन कोड बदलने पे डेटा तो गलत हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एफिडेविट बनवाए डॉक्यूमेंट टाइप के टाइम, डॉक्यूमेंटेशन के लिए जब आप जाएंगे और वहां से उसे क्लियर कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं मैं आपका और बच्चों को दोनों का डाउट इस चीज का रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आप जहां पे भी आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा एग्जामिनेशन सेंटर का और कोड। आप देखिए, जो भी आप पहला एग्जामिनेशन सेंटर लेंगे, जब आप पहले कोड के लिए जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी आ सकता है। बहुत सारे एसएससी के जोन है तो हर जोन का आपका आ रहा होगा। अब क्या होता है, जैसे ही आप पहला सेंटर यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने पहला सेंटर दिल्ली चूज किया, तो अब क्या है, जैसे ही मैंने दिल्ली चूज किया तो मेरा रीजन क्या हो जाएगा, एनआर रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे बाकी तीनों जो बाकी दोनों ऑप्शंस हैं वो भी एनआर रीजन के ही आएंगे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए लखनऊ चूज कर दिया तो सीआर रीजन हो गया, तो मेरे क्या होंगे, सारे सीआर रीजन के आएंगे। क्लियर बात है। अगर मैंने कोलकाता चूज कर लिया तो ईस्टर्न रीजन के आएंगे, मुंबई चूज कर लिया तो वेस्टर्न रीजन के आएंगे। तो इस तरीके से आपका रीजन वाइज आएगा। जो आप पहला चूज करेंगे आगे सारे रीजन वही रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। और यहीं से आपका मान लिया जाएगा, जैसे आपने सीआर रीजन चूज किया तो आपको मान लिया जाएगा आप सीआर रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने दिल्ली भरा है तो एनआर रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी और कैटेगरी, ये सब आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं तो वो अपने आप फिल्ड आएगा, आपको कुछ फिल नहीं करना है। इसीलिए हमने कहा कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन में कोई गलती हुई इनमें से कहीं पे भी तो चेंज हो सकती है। क्लियर। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, वो आपका अगर है तो ठीक है, यहां तक आपको कोई चीज दिक्कत नहीं आएगी। जो भी है पीएच,
एज रिलैक्सेशन। अब देखिए जब आप एज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी एज जो है कुछ पोस्टेज में अब क्या हो गया है 30 तक, पहले नहीं थी अब हो गई है, तो 30 तक वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ पोस्टें जो है वो 18 से हैं, कुछ पोस्टेज 21 से हैं। तो अगर आप 18 वर्ष से और 21 वर्ष के बीच में हैं तो जो पोस्टें 18 से 27 या 18 से 30 हैं बस आप उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, 21 से 30 वाली पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसको आपको फिल और नॉन फिल करने की कोई जरूरत अब नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आ गया सबसे बड़ी दिक्कत का दूसरी दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है? प्रेफरेंसेस फॉर ग्रुप ऑफ पोस्ट। क्या आ गया आपका? प्रेफरेंसेस फॉर ग्रुप ऑफ पोस्ट। अब देखिए प्रेफरेंसेस जो आ गई आपकी ग्रुप ऑफ पोस्ट की, यहां पे क्या है, पोस्टें थी हमारे पास 32, ठीक है, पर ग्रुप केवल 4 ही थे। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। सही है? तो कितने ग्रुप थे हमारे पास? 4 ग्रुप थे, ए, बी, सी, डी। ठीक, और पोस्टें थी 32। अब बच्चों ने गड़बड़ क्या करी, उन्हें लगा इस बार सिर्फ 4 ही पोस्टें बननी है, तो बहुत लोगों ने 4 ही भर के छोड़ दिया है। अब उनने 4 कैसे भरी है? उनने भरा है एंड, सी, एच, आई। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपको नहीं पता तो आप जान लीजिए यहां पे आपको क्या भरना है, पोस्ट कोड भरना है, और वो केवल 4 हैं, ए, बी, सी और डी। बहुत सही पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनसे ये गलती ना हो। बिल्कुल। अब ए में आपकी कौन सी पोस्टें आएंगी? ए में आपकी AAO वाली पोस्टें हैं, ठीक है। बी में आपकी जो आपकी 4600 और 4200 वाली ग्रेड की सेल है वो है। इस बार इन्होंने अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पोस्ट को, बिल्कुल, इस बार अकॉर्डिंग टू द ग्रेड पे आपका जो पोस्ट कोड है वो रखा है। आप ग्रेड पे के हिसाब से भर सकते हैं। सी आपका है वो पोस्ट कुछ इसमें 4200 भी है और कुछ 2800 भी है, और डी में आपकी 2400 ग्रेड वाली। इस बार ग्रेड पे के हिसाब से आपको चूज करना है। अब मन में विचार आता है कि सर ए ही भर दें सबसे पहले। बहुत ही सही क्वेश्चन। कई बार हम सोचते हैं कि सीधे ऑफिसर बन जाए या फिर क्या करे, कौन सा फॉर्म फिलअप करे, सबसे पहले ए ग्रेड ही भर दे क्या। बट ये सर से जानना बहुत जरूरी है कि किस अकॉर्डिंगली हम लोग फॉर्म भरे। जी बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। तो अगर हम बात करें तो ए की एक एलिजिबिलिटी है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं, आपको भरोसा है कि आप उसे कर सकते हैं, तो ए भरिए पहले। अगर नहीं आ रहे तो बी, सी, डी पहले भर दें और फिर ए भर दें। पोस्ट कोई गलत छोड़े ना, क्योंकि क्या पता आपकी कौन सी चीज हेल्प कर जाए। तो अगर आप चाहें तो बेस्ट तो यही है कि ABCD भर लो, क्योंकि सैलरी के हिसाब से सबसे ऊपर ए है। नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कम से कम अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो पहले में ही वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका क्या है, बी, फिर सी और डी पोस्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन एक चीज यहाँ पे दिक्कत आती है कि कुछ कुछ पोस्टों में आपका क्वालिफिकेशन की दिक्कत है, कुछ कुछ पोस्टों में हाइट की दिक्कत है, कुछ कुछ पोस्टों में मेडिकल है, कुछ कुछ पोस्टों में आपका आईसाइट की दिक्कत है। तो इस तरीके की पोस्टों में जो दिक्कत है वो आप एक बार चेक कर लें क्राइटेरिया, और उस हिसाब से अगर आपको कोई चेंज करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद आपका आ रहा है, आर यू एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिकल ऑफिसर। अगर आप स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस और नो कर दीजिए। फिर दूसरा दे रखा है, डू यू पोजेस EQ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो। अगर आप यहाँ पे नो कर रहे हैं, EQ क्या थोड़ा स्पेसिफाई कर दीजिए यहाँ। ओके, EQ का मतलब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे अगर आप EQ की बात करें, इसकी जूनियर स्टैटिकल की बात करें, तो जूनियर स्टैटिकल के लिए हमें क्या चाहिए, या तो आपके पास ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स होनी चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है, या तो ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए और उसमें भी आपके 60% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है यहाँ पे। तो ये आपकी एक कंडीशन है जो यहाँ पे एप्लीकेबल है। क्या? पहले तो स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपके पास 12th में 60% होना चाहिए। चलिए, हाँ, ये भी बच्चों को डाउट हो रहा था कि ये EQ है क्या, अभी तक कहीं EQ कभी आया नहीं। तो EQ क्या है आपका? EQ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक। अब बात करते हैं इसी प्रकार से AO की भी आएगी। अगर देखिए आपने इस कंडीशन पे नो कर दिया तो ऊपर अपने आप नो हो जाएगा, आप चाहे पहले यस करो, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास उस चीज के लिए क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो वो आपको वो फॉर्म अप्लाई करने नहीं देगा उस पोस्ट के लिए, ठीक। इसी प्रकार से AO के लिए भी है।
एओ में एक और चीज जो डाउट है मैम बच्चों के मन में कि यहाँ पे दो तरीके की चीजें लिखी गई हैं। एक लिखा गया है EQ एसेंशियल क्वालिफिकेशन वहां पर, और एक लिखा गया है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। ओके। अब बच्चों के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो है पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो क्या करें? देखिए यहाँ पे आपसे क्लियरली पूछा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का मतलब है जैसे अगर आप सीए हुए, अब मान लीजिए मैं और मैम है, मैम सीए है, मैं सिंपल ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैंने भी उतने ही मार्क्स लाया, मैम भी उतने ही मार्क्स लाए, हम दोनों उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होने के कारण मैम को उस पोस्ट पे प्रेफरेंस दे दी जाएगी। मतलब अगर एक पोस्ट है, मान लीजिए मेरा स्कोर यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, 600 नहीं 800 से बनेगा, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा एओ के लिए। आप जब एओ के लिए एक एक्स्ट्रा पेपर दोगे तो 800 में से मार्क्स होंगे। उन 800 में से अगर मान लीजिए मेरे जो मार्क्स हैं वो है 650 और मैम के मार्क्स भी हैं 650, मैम है सीए और मैं हूं नॉर्मल ग्रेजुएट, तो मैम को उस पोस्ट पे प्रेफरेंस दी जाएगी मुझसे पहले। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का ये मतलब है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, राइट? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट अभी आप भर सकते हैं, पर अगर ऐसा दो लोगों के बीच में डाउट होगा तो वो उसको प्रेफर करेंगे जिसके पास सीए या फिर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट होंगे, वो वहां पे मेंशन है, आप नोटिस को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज में बच्चे, एक और चीज में डाउट है, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप एओ की पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको एक और पेपर देना है। तो वो पेपर अभी नहीं देना, पहले ही क्लियर कर दें। वो पीरियड आपको 4 साल का रहेगा जब आप प्रोविजन वर्क करेंगे। जब ये वाली पोस्ट ही गैजेटेड पोस्ट, हाँ बिल्कुल, ये गजेटेड पोस्ट के लिए है, तो आपको 4 साल आपको सारे ऑफिसेज में एओ के ऑडिटर के में काम कराया जाएगा। अब उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होने के कारण आपको एक पेपर दिलाया जाएगा। अब वो पेपर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, आप एओ के आगे फर्दर हो जाते हैं। अगर आप वो पेपर में फेल होगा तब जॉब से निकाल देंगे? नहीं, गैजेटेड पोस्ट छीन लिया जाएगा। बिल्कुल, गैजेटेड पोस्ट आपसे छीन ली जाएगी। आपका जो पोस्ट है, या आप समझ लीजिए एक तरीके से आपको लगेगा आपका डिमोशन हो गया, आपको सिंपल एक अकाउंटेंट की जॉब हो जाएगी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के जगह। तो वो एक आप ये समझ लीजिए, अगर आप एओ के लिए जा रहे हैं तो ये मान लीजिए अगले साल बहुत मेहनत करनी है, 4 साल, और फिर पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आईएएस के लेवल का अगर आपको कोई बना रहा है तो तैयारी तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो वही चीज है। तो यहाँ पे आपका एओ अगर आप अप्लाई करते हैं तो 4 साल बाद आपका एक पेपर होगा जिसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका उसके बाद आगे माइनॉरिटी वाला ही आपका पहले फिल कर रखा होगा, हैंडीकैप्ड वाला भी आपने फिल कर रखा होगा। अगर आपको कोई बंदा लिखने के लिए चाहिए, अगर आप विजुअली डिसेबल्ड हैं, तो यहाँ पे उसका लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी, हिंदी इंग्लिश, किस में आप सूटेबल हैं। मान लीजिए मैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी नहीं आती और मैंने ऐसा लिखने के लिए अपना किसी को चूज कर लिया जिसको हिंदी ही आती है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको अपनी लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी ताकि वो आपको क्लियरली चीजें समझा सके। पहले क्या होता था, विजुअली डिसेबल्ड लोगों को एक फायदा हो जाता था कि उनको दिखता नहीं था, लेकिन उनके पास ब्राइब के फॉर्म में, ब्रिबल के फॉर्म में आपके सामने आ जाता था, वो रीड कर लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब कंप्यूटर है, तो कई लोगों को कंप्यूटर में सक्षम नहीं हो पाते, तो उनके लिए आप किसी व्यक्ति को रखवा सकते हैं, गवर्नमेंट आपको वो चीज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अब ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना तो कंपल्सन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस बार एक और नई चीज आई है ग्रेजुएशन के साथ, अगर आप फाइनल ईयर दे रहे हैं और आपका रिजल्ट अगस्त से पहले आ सकता है तो भी आप एप्लीकेबल हैं। पहले क्या होता था कि कंप्लीट होना जरूरी होता था, इस बार कंप्लीट होना जरूरी नहीं है। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, 31 अगस्त तक आपका कंप्लीट हो सकता है, 30 अगस्त तक, तो आप एलिजिबल हैं। अगर 30 अगस्त तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो सॉरी, ठीक। इसके बाद आपके पास आता है फर्दर, आपका एड्रेस पूछा जाता है, डिटेल्स पूछी जाती हैं, यहाँ पे आपका फोटो लग के आ जाता है, सिग्नेचर लग के आ जाता है, यहाँ पे आपको फिर कोड डाल के फाइनल सबमिट करना होता है। कई लोग क्या कर रहे हैं, ये एक आपको देखिए चेक बॉक्स है, इस पे टिक नहीं करते और सबमिट करने की कोशिश करते हैं और सबमिट नहीं हो पा रहा।
तो आपको ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक करना कंपल्शन है। ये क्या है? आपका डिक्लेरेशन है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप इसमें दे रहे हैं वो तथ्यपूर्ण सही है और आपको इसको अपनी पूरी जानकारी के साथ दे रहे हैं। अगर इसमें कोई भी गलती पाई गई तो आप दोषी पाए जाएंगे और आपको एसएससी कभी भी किसी भी टाइम पे इससे हटा सकता है, यानी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। ये डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे एक इस तरीके का आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जहां पे आप अपना पेमेंट का मोड चूज कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन करेंगे तो आपके सामने एक चालान आ जाएगा, वो चालान आपको बैंक पे जाके सबमिट करना होगा। अगर आप ऑनलाइन भरेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 100 रुपए का और आप क्या करेंगे, ये फाइनल सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपके बैंक का क्या हो जाएगा, पेज आ जाएगा, आप पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद फिर आपका इसी प्रकार से होम पेज खुल जाएगा। अब आपका फॉर्म हो गया है सबमिट। आप चाहे तो यहीं पे एंड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहां पे अपनी डिटेल्स पे भर लीजिए और अपना फाइनल क्या करें, फाइनल एक बार व्यू कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि बार बार आप नेट पे नहीं जा सकते, ठीक है, बार बार नेट पे नहीं जा सकते, इसलिए आपने क्या किया, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक किया। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास इस तरीके का एक पेज खुलकर आएगा जिसपे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये टेक्स्ट ऊपर वाला एंटर करके सबमिट कर देंगे और आपका फाइनल प्रिंट आ जाएगा आपके सामने और वो लेकर आप अपने पास रख सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर अभी फॉर्म से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। मेरे तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं एंड आई होप कि आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और इस वीडियो को देखिए जरूर, बिकॉज जितने भी क्वेरीज है रिलेटेड टू फॉर्म या फिर सर ने अपार्ट फ्रॉम फॉर्म कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है आप लोगों को, जैसा कि इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया है एओ का, और भी एक जो पोस्ट थी उसके लिए भी सर, ये स्टैटिस्टिकल के लिए भी सर ने जैसा क्वालिफिकेशन एक एडिशनल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से। तो यस, डू वॉच दिस वीडियो बिकॉज ये वीडियो अगर आप देखो तो आपके लिए अब कोई भी फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे एंड इजीली विद इन द टाइम लिमिट जो पीरियड अलॉटेड होता है आप लोगों के लिए, आप लोग उस पीरियड में ये फॉर्म फिल कर पाओगे आराम से। और यस, जैसा कि सर ने बार बार मेंशन किया कि आप लोग होम पेज में आ रहे हो, तो यस, बार बार जब आप होम पेज में आओगे तो नर्वस होने की बात नहीं है। दैट इज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस कि वो होम पेज पे आपको आना ही पड़ेगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज रिगार्डिंग दैट। ओके, आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर फ्यूचर फॉर्म फिलिंग। सो थैंक यू सर फॉर मेंशनिंग ऑल द डाटाज अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।